जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के पहले एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है और जीके का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। कौन सी उपभाषा, ध्यान देना, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली राज्य के पश्चिमी भाग रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा, खड़ी बोली। ये उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती हैं। ठीक है। बात करें अगर अवधि की, ठीक है, बात करें अगर अवधि की, तो सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी हो जाएगी अवधि उपभाषा हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद बात करें अगर ब्रज की, ठीक है, ब्रज की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया आदि जिलों में क्या होती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। जबकि ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के समीपवर्ती जैसे झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, छतरपुर हो गया, सागर हो गया, ग्वालियर हो गया, सिवनी हो गया, होशंगाबाद हो गया तथा उसके निकटवर्ती जो भूभाग हैं उनको क्या कहते हैं, बुंदेलखंड। और यहाँ की जो बोली है वो क्या है, बुंदेलखंडी है या बुंदेली है। ठीक है। तो याद रखिएगा 76 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा, खड़ी बोली। ठीक है। ऊपरी दोआब और रोहिलखंड क्षेत्र में कौन सा होता है, तो खड़ी बोली बोला जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि 77 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है। याद रखिएगा, तहसील स्तर पर, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तो पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, ध्यान देना, जो 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ पे देखना एक चीज आया है आपका, क्या, पंचायत, ग्राम पंचायत के अगर संगठन की बात करें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, ठीक है, क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका बात गठन की करता है। किसके, तो ध्यान देना, ग्राम पंचायत के गठन की बात किस में है, तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है। अगर ग्राम की बात करें, ग्राम क्या होता है, ध्यान देना, ग्राम क्या होता है, तो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है। राज्यपाल द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाता है, ग्राम। और ग्राम सभा की अगर बात करें तो क्षेत्र में निवासी चुनाव नामावली में अधिकृत व्यक्तियों का समूह। ठीक है। ग्राम में जो बसे होंगे, ठीक है, और जिनका नाम चुनाव नामावली में अधिकृत हो, उस व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा, ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत समिति की बात करें तो जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। तो ग्राम क्या है, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ग्राम सभा क्या है, क्षेत्र में निवासी चुनाव नामावली में अधिकृत व्यक्तियों का समूह होता है। और ग्राम पंचायत समिति तो जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। तो 77 का ये वाला याद रखिएगा। चलिए 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर था वो कौन सा था, लखनऊ था। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्न में दिए गए विकल्पों में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर लखनऊ 3.03 मिलियन है। ठीक है, इसका जनसंख्या। इसके बाद दूसरे स्थान पे अगर बात करें तो कानपुर नगर आता है, जिसकी जनसंख्या कितनी थी, तो 3.01 मिलियन था। ठीक है। तो 78 का कौन सा याद रखिएगा, बी वाला याद रखिएगा। ठीक है। कौन सा, लखनऊ। चलिए 79 की बात करती इन्होंने क्या कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए इतने से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हाल ही में जो प्रस्तुत की गई सी रंगराजन समिति, कौन सी, सी रंगराजन समिति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है,
यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये से अधिक खर्च करता, ठीक है, कितना, 32 रुपये से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। और वहीं पे अगर बात करें, ध्यान देना, शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 47 रुपया, ठीक है, 47 रुपये से ज़्यादा खर्च करता है तो वो गरीब नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना हो जाएगा, 32 रुपये से ज़्यादा अगर खर्च करता है तो गरीब नहीं समझा जाएगा, और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये से ज़्यादा खर्च करता है तो गरीब नहीं समझा जाएगा। तो 79 का ए वाला याद रखिएगा। ठीक है, 32 सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान देना, 80 नंबर क्वेश्चन की इन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का, ध्यान देना, पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो याद रखिएगा मुरादाबाद। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। यह पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। जी हाँ, याद रखिएगा, मुरादाबाद को, उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है उसे क्या कहते हैं, पीतल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, मुरादाबाद को क्या कहते हैं, पीतल नगरी। अगर बात करें वर्ष 2006-07 में तो कुल निर्यात 3200 करोड़ रुपए का, ठीक, कितना था, 3200 करोड़ रुपए का कुल निर्यात था 2006-07 में, जो कि 2011-12 में घटकर कितना रह गया था, 1800 करोड़ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला जिसे पीतल नगरी कहा जाता है, तो मुरादाबाद। ठीक है, और मुरादाबाद क्या करता है, तो पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात करता है। ठीक है, चलिए, तो 80 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 का, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है। कितने, 75 जिले हैं। मंडल कितने, 18 है। ठीक है, चलिए, लखनऊ इसकी क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, ठीक है, यानी कि AVRY, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परिवहन इकाई की लागत इतने से कम नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, परिवहन इकाई की लागत 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि AVRV, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, ठीक है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRV के अंतर्गत है। परियोजना की औसत इकाई लागत, ध्यान देना, औसत इकाई लागत कितनी होती है, तो 80,000 रुपये। कितनी होती है, तो 80,000 रुपये होती है, या इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है, 80,000 रुपये या इससे अधिक हो सकती है, परंतु 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। ठीक है, 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। तो 82 का याद रखिएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, तो 83 में इन्होंने क्या कहा कि सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो ध्यान देना, कौन सा पहल किया है, तो यहाँ पे आपका जो डी वाला इन्होंने दिया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ठीक है, कौन सा, तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र, राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही है। कौन सा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कौन सा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, चलिए, तो डी वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 83 का कौन सा याद रखिएगा, डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है, कौन सा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पे है, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, तो 84 का याद रखिएगा, आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 85 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो याद रखिएगा, वाराणसी को। ठीक है, किसे माना जाता है, वाराणसी को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी 5000 वर्ष पुराना है। ठीक है, यह विश्व में प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। ठीक है,
क्या थी, काशी राज्य की राजधानी थी। तो 85 का बी वाला याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए बात करते क्वेश्चन में 86। 86 यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं, तो याद रखिएगा आगरा और कानपुर, ठीक है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर है। और याद रखिएगा कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है, लेदर सिटी, कानपुर को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 86 का आपका ए वाला याद रखिएगा। 87 की बात करती इन्होंने क्या कहा कि इंदिरा आवास योजना यानी कि IAY, इंदिरा आवास योजना जो केंद्र समर्थित योजना है तथा राज्य सरकार के साथ लागत का सहभाजन अनुपात क्या है, यानी कि इंदिरा आवास योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो व्यय करती है वो कितना है, तो याद रखिएगा 75-25 के अनुपात में, ठीक है। 75% केंद्र सरकार व्यय करती है और 25% राज्य सरकार, ठीक है। तो याद रखिएगा 87 का कौन सा हो जाएगा, ए बी वाला आपका सही हो जाएगा। ध्यान देना 1 अप्रैल 2013 से इस योजना के अंतर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपया और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपया जो है फिक्स किया गया था, ठीक है। तो 87 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए 88 की बात करते हैं कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, तो याद रखिएगा भू कृषि का रिकॉर्ड है गिरदावरी, क्या है, गिरदावरी। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। ध्यान देना उत्तर भारत विशेषता जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से एवं उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में गिरदावरी एक प्रकार का फसल सर्वे है, ठीक है। क्या है, एक प्रकार का फसल सर्वे है और यह वर्ष में 2 बार होता है, ठीक है। चलिए तो 88 का याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि एक बिस्सा एक बीघा से क्या अनुपात होता है, एक बिस्सा का एक बीघा से क्या अनुपात होता है, तो याद रखिएगा 20 बिस्वा में क्या होता है, एक बीघा होता है, ठीक है। 20 बिस्सा में क्या होता है, एक बीघा होता है। तो एक बिस्सा में क्या होगा, 1/20 बीघा, ठीक है। तो 1/20वां, तो 80, 89 का आपका कौन सा हो जाएगा, 89 का डी वाला सही हो जाएगा। 1/20वां भाग होता है एक बिस्सा एक बीघा से, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि आपको पता है कि एक बिस्सा बराबर क्या होता है, सॉरी 20 बिस्सा बराबर क्या होता है आपका, एक बीघा होता है, ठीक है। क्या होता है, एक बीघा होता है। तो एक बीघा में निकालेंगे तो 1/20 बिस्सा आएगा, ठीक है। तो 80, 89 का कौन सा आ जाएगा, 89 का डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पढ़ने की बात करते हैं, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होती है, तो याद रखिएगा 484 जीरो, ठीक है, 4840 इतने वर्ग गज की क्या होती है, बराबर होती है। 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि NREGP का पूर्ण रूप क्या है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो 91 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए 92 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बेड होने चाहिए, तो याद रखिएगा कम से कम 30 बेड होने चाहिए अस्पतालों में, ठीक है। 10 लाख जनसंख्या वाले जिलों में कम से कम सरकारी अस्पतालों में कितना होना चाहिए, जिला अस्पतालों में 300 बेड अवश्य होने चाहिए। तो 92 का याद रखिएगा बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 93 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, तो बट्टा का, ठीक है, छूट का बट्टा का प्रोत्साहन दिया जाता है। यदि कोई उपभोक्ता 100 लीटर या अधिक का सोलर वाटर हीटर संस्थापित करता है तो उसे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत बिल में प्रति माह 100 रुपया या वास्तविक बिल की रियायत प्रदान करेगा, ठीक है। तो 93 का याद रखिएगा बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख है व्यावसायिक फसल क्या है,
उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल है वो क्या है? गन्ना है। ठीक है, क्या है? गन्ना। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो गेहूं है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल जो व्यवसाय की दृष्टि से बोया जाता है, ठीक है, व्यापार की दृष्टि, वो क्या है? तो गन्ना है। ठीक है, तो 94 का बी वाला याद रखिएगा। 95 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो याद रखिएगा 7 से 17 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक ग्राम पंचायतों में ग्राम वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। तो 95 का बी वाला याद रखिएगा। 96 की बात करती इन्होंने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद करता है। ठीक है, तो 96 का बी वाला याद रखिएगा। 97 की बात करते हैं आप लोगों का क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी कि मीटिंग होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 2 मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा की कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 2 मीटिंग। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली बैठक खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद होगी। दूसरी बैठक रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी। तो याद रखिएगा वर्ष में न्यूनतम ग्राम सभा की कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो 2, पहली आपकी रबी की, दूसरी क्या होनी चाहिए? खरीफ की बैठक। ठीक है, तो याद रखिएगा। 98 की ओर चलते हम लोग क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? याद रखिएगा न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से रखा गया है। ठीक है, तो 98 का ए वाला याद रखिएगा। 99 प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा? 99 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार का प्रतिशत का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा ये अर्धवार्षिक किया जाना चाहिए। ठीक है, किस आधार पे? अर्धवार्षिक किया जाना चाहिए। तो ए वाला 99 का 99 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारण का अनुपात कितना है? निधिकरण का अनुपात कितना है? तो याद रखिएगा ये अनुपात होता है 75-25 का। ठीक है, मनरेगा में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की निधिकरण का अनुपात है वो 75:25 यानी कि 75:25 होता है। ठीक है, 75% केंद्र सरकार डोनेट करेगा और 25% कौन करेगा? तो राज्य सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डी वाला याद रखिएगा, कौन सा? 75 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।